हाँ जी, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बात करेंगे, यानी लास्ट क्लास में ये कंप्लीट नहीं हुआ था। लास्ट क्लास से आपकी यानी साझेदार की सेवानिवृत्ति और मृत्यु वाला जो पार्टनरशिप वाला आपका यूनिट है वो इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ स्टार्ट करेंगे, यानी साझेदारों की पूंजी का समायोजन किस प्रकार से किया जाता है, यानी एडजस्टमेंट्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। यानी साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय शेष साझेदार यानी जो रिमेनिंग पार्टनर है पूंजी का समायोजन अपने लाभों से करते हैं। इसके अलावा पूंजी से अधिक या कमी को साझेदार के व्यक्तिगत खाते से याद करते हैं, यानी पूंजी का जो एक्सेस है या शॉर्ट है वो साझेदारों के जो पर्सनल अकाउंट होते हैं उनसे याद किया जाता है। इसके अलावा आधी के राशि को निकाला जाता है, यानी जो सरप्लस अमाउंट है वो जो रिलेटेड पार्टनर है उस राशि को विड्रॉल कर लेता है, और जो उसके अलावा शॉर्ट अमाउंट है तो जो रिलेटेड पार्टनर है वो उस कमी को एक निजी रूप से लाके उस कमी की राशि को पूरा किया जाता है। हम कमी की राशि साझेदार द्वारा लाकर उसका समायोजन किया जाता है। अब इसमें एंट्री एंड जनरल प्रविष्टि किस प्रकार से होगी। अगर किसी पार्टनर की राशि एक्सेस है, अधिक के राशि को आहरण करेगा, स्वाभाविक है अगर राशि ज्यादा आती है समायोजन करने के बाद में तो वो अपनी जो बढ़ी हुई राशि है वो उसको विड्रॉल कर लेगा। तो उस समय में एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। नगद दिया तो कैश, बैंक चेक से दिया तो बैंक हो जाएगा। और इसका जस्ट विपरीत एंट्री होगी अगर पूंजी का समायोजन करने पर अगर किसी पार्टनर की राशि कम पड़ जाती है तो उसको जो कम पड़ी हुई राशि निजी तौर से लानी होगी, तो उस समय में एंट्री जस्ट इसके विपरीत हो जाएगी। कैश ओब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नगद लाया है तो कैश से, चेक से दिया है तो बैंक आ जाएगा। अब इसका इंग्लिश वर्जन देखें कि आपका जो ये क्लासें हैं बाईलिंगुअल है, यानी पीडीएफ भी आपकी बाईलिंगुअल रहेगी, हिंदी इंग्लिश में है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आपको एमसीक्यू भी बाईलिंगुअल मिलेंगे, और जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो तुरंत आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भेज दी जाएगी। तो मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर रखा है, तो सभी साथी वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। At the time of retirement or death of a partner, the remaining partner's capital is adjusted from his profits. Excess or shortfall in capital is determined from the partner's personal account. Next, the excess amount is withdrawn, and the shortfall is adjusted by bringing in the amount brought by the partner. एंट्री हो जाएगी। एंट्री के बाद ऊपर बात कर चुके हैं, अगर विड्रॉल करेगा एक्सेस अमाउंट है तो पार्टनर्स कैपिटल टू कैश बैंक, और शॉर्ट रहती है तो जस्ट इसकी विपरीत होगी, कैश अकाउंट डेबिट ओब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, यानी जब तक एग्जांपल नहीं देखेंगे न्यूमेरिकल तब तक अच्छी तरह से आपको अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगा। देखते हैं इसको। स्थिति देखिए तो शेष साझेदारों की पूंजी का समायोजन तीन में से किसी भी एक प्रकार से किया जा सकता है। अब जैसा कि निम्न उदाहरण में है, जो भी रिमेनिंग पार्टनर है अब उनका जो पूंजी का समायोजन किया जाएगा वो किस प्रकार से किया जाएगा। फर्स्ट स्थिति है जब नई फर्म की पूंजी का निर्धारण साझेदारों द्वारा पहले से निश्चित किया जाता है, यानी जो नई फर्म है कि पूंजी का निर्धारण जो पार्टनर्स है उनके द्वारा पहले से निश्चित कर लिया जाता है। तो किस प्रकार से किया जाता है, एग्जाम्पल 14 के माध्यम से समझें। मोहित, नीरज तथा सोहन फर्म में साझेदार है। अपने लाभ विभाजन अनुपात उनका जो रेशियो है 2:1 है, एंड 2:1:1 में है। नीरज सेवानिवृत्त होता है, सेकंड नंबर वाला इसमें रिटायर्ड हो जाता है। मोहित और सोहन ने निर्णय लिया कि नई फर्म की पूंजी 1,20,000 रुपये होगी। सभी समायोजन करने के पश्चात मोहित और सोहन की पूंजी खातों का जमा शेष क्रमशः कितना है, 82,000 रुपया है, तथा यानी मोहित का 82,000 है, दूसरे का 41,000 है, सोहन का शेष साझेदारों द्वारा लाई गई या उनको भुगतान की गई राशि की गणना करना है तथा आवश्यक योजना बचा पुष्टिया भी देना है। अब इसमें से किस प्रकार से करेंगे इसका सोल्यूशन, यानी रिमेनिंग पार्टनर कौन है, मोहित है और सोहन है, के बीच नया लाभ विभाजन अनुपात कितना है, 2:1। कितना है, 2:1 ही है, जैसा कि इनके द्वारा पहले से डिसाइडेड कर लिया गया था। कितना है, 2:1 है। ठीक है। अब यहाँ पे नए अनुपात के आधार पर नई पूंजी की गणना कर रहे हैं। नए पूंजी की गणना करेंगे तो मोहित की पूंजी यहाँ पे कितनी हो रही है, 1,20,000, यानी पूंजी का जो मूल्यांकन किया गया नई का 1,20,000 रुपया है। 2:3 में कर देंगे तो ये तो आ गई 80,000 रुपया। किसकी आ गई, मोहित की 80,000 आ गई। तो दूसरा कौन सा पार्टनर है उसकी आ जाएगी 1:3, कितनी आ जाएगी, 40,000 रुपया। ठीक है, 40,000 रुपया आ गए। और वर्तमान पूंजी समायोजन के बाद, वर्तमान पूंजी को देखें तो समायोजन के बाद हो रही है इनकी कितनी हो रही है, एक की तो है 82,000 और एक की है 41,000। कितनी है, एक की 82,000 है और एक की 41,000 रुपया। अब इसमें देखेंगे कि जो मोहित है उसका 2,000 रुपया विड्रॉल करेगा और जो सोहन है वो 1,000 रुपया लेके आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं
सॉरी, यहाँ पे दोनों को पेमेंट करना होगा। यानी दोनों दोनों की राशि ज़्यादा आ गई है, 80,000 होनी चाहिए, 40,000 होनी चाहिए, हो गई 82 और इसकी हो गई 41, तो ये 2,000 विड्रॉल करेगा और ये 1,000 रुपये विड्रॉल करेगा। एंट्री हो जाएगी मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी एक मोहित 2,000 निकलेगा, वो 1,000 निकलेगा टू कैश अकाउंट, यानी अधिक पूंजी का निकालना, यानी ये हिंदी में एंट्री दी गई है, आप इंग्लिश में इसको समझ लेना। अब सेकंड स्थिति है जब नई फर्म की कुल पूंजी नहीं दी गई हो, यानी जब सेकंड, यहाँ पे तो नई फर्म की कुल पूंजी दी गई है, लेकिन सेकंड स्थिति ऐसी क्रिएट हो सकती है, एग्जाम पर इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि नई फर्म की कुल पूंजी नहीं दी गई है, तो उसमें किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो देखते हैं। उदाहरण के तौर पर आशा, दीपा और लता एक फर्म में साझेदार है, अपने लाभ को 3:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। पुनर्मूल्यांकन ख्याति तथा संचित लाभों से संबंधित सभी समायोजन करने के पश्चात आशा व लता के पूंजी खातों का जमा शेष कितना आता है, 1,60,000 आता है, यानी आशा का आता है 1,60,000 और लता का आता है 80,000 रुपया, और यह दीपा यानी यहाँ पे सेवानिवृत्त हो जाएगी। तो यह निर्णय लिया गया कि आशा व लता के पूंजी खाते नए लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार समायोजित किए जाएंगे। साझेदारों को नई पूंजी की गणना करनी है, नई पूंजी निकालनी है, और जो लास्ट वाला उदाहरण था उसमें नई पूंजी दे रखी थी, लेकिन अब नई पूंजी दी गई है, तथा रोकड़ लाने या निकालने से संबंधित आवश्यक योजना मतलब प्रोस्टेट करनी है। कौन कैंडिडेट रोकड़ लाएगा, कौन निकालेगा, उस संबंध में जो आवश्यक जनरल एंट्री है वो करनी होगी। इसमें देखते हैं फर्स्ट, आशा के पूंजी खाते में शेष सभी समायोजनों के बाद, यानी जो आशा है सभी समायोजन करने के बाद में जो पूंजी खातों में शेष राशि आ गई 1,60,000 रुपया। इसी तरह से लता के पूंजी खातों में शेष सभी समायोजन के बाद में कितनी आ गई, 80,000 रुपये, जैसा प्रश्न दे रखा है, ठीक है। अब नई फर्म की कुल पूंजी क्या दे रखा है यहाँ पे, नई फर्म की कुल पूंजी हो जाएगी 1,60,000 प्लस 80,000 रुपये, कितनी हो जाएगी 80,000। तो स्वाभाविक डायरेक्ट प्रश्न में दे रखा है, इसमें दोनों टोटल कर लेंगे, और वो पहले वाले उदाहरण में डायरेक्ट टोटल करके दे रखा था, फिर इनको डिवाइडेड किया था। नई फर्म की कुल पूंजी कितनी हो गई, 2,40,000 रुपये, कितनी हो गई 2,40,000 रुपया। अब नया लाभ विभाजन अनुपात 3:1 के आधार पर करेंगे, कितना है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड दीपा जड़ हो रही है, तो इनका जो अनुपात दे रखा है, यानी अगर प्रथम नहीं दे रखा है तो पुराना ही नया अनुपात माना जाएगा, तो 3:1 के आधार पर डिवाइडेड करेंगे, तो 2,40,000 को 3/4 से डिवाइडेड कर देंगे, 1,80,000 रुपया तो हो गया आशा का, और लता का 2,40,000 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो गया 60,000। यानी आशा की पूंजी हो गई 1,80,000, आशा की हो गई 1,80,000 रुपया, और लता की कितनी हो गई 60,000 रुपया, कितनी हो गई 60,000 रुपया। तो जो आपकी फर्स्ट पार्टनर है आशा, उसकी 1,60,000 होनी चाहिए, हो गई 1,80,000, और दूसरे की 80,000 होनी चाहिए और हो गई 60,000 रुपया। तो टिप्पणी क्या दे रखी है, नई फर्म की कुल पूंजी शेष साझेदारों के पूंजी खातों में शेष के योग के आधार पर निकाली जाएगी। अब इसका समायोजन करते हैं, क्या करते हैं कि यानी नई पूंजी 1,80,000 आशा की हुई है, लता की 60,000 हुई है, और विद्यमान पूंजी 160 है और लता की 80 है, तो यहाँ पे 20-20 हज़ार रुपये का यहाँ पे डिफरेंस है, क्या है, यानी एक की तो पूंजी घटी है, एक की बढ़ी है। तो इस संबंध में जो एंट्री होगी, तो फर्स्ट तो है जो आशा है, कौन है, आशा कैपिटल लेके आएगी, क्योंकि इसकी पूंजी छोट रह गई है, तो बैंक अकाउंट डेबिट आशा कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 20,000 से, और इसी तरह से जो लता है उसकी कैपिटल 10,000 रुपये, सॉरी 20,000 रुपये एक्सेस हो चुकी है, तो ये विड्रॉल करेगी, तो लताज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सोल्यूशन कर दिया गया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 17, यानी द बैलेंस शीट ऑफ मोहित, नीरज एंड सोहन who are partners in the firm sharing profits according to their capitals as on March 31st 2017 was as under। बिल्डिंग यहाँ पे 1,00,000, मशीनरी 50, स्टॉक 18, डेटर्स 20,000, जिसमें से प्रोविजन कर रखा है 1,000 रुपये का पहले से, 19,000 हो गया, और यहाँ पे कैसेट बैंक 14 के हैं, तो पूंजी हो गई 2,01,000, कितने हो गए 2,01,000। इस तरह से क्रेडिटर्स यहाँ पे 21,000 के हैं, तो कैपिटल दे रखी है मोहित की, नीरज की और इन तीनों की, और इसके अलावा जनरल रिजर्व दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टोटल हो गया 2,01,000 रुपया। अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो उसके माध्यम से हमें समायोजन करने होंगे। अब क्या दे रखी है, एंड ऑन द दैट नीरज डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम, यानी जो नीरज है सेकंड वाला रिटायर्ड हो रहा है, फ्रॉम द फर्म एंड वाज पेड फॉर हिज शेयर इन द फर्म सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। अब क्या दे रखा है, बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%, यानी इसका एप्रिसिएट किया गया 20% पर मूल्य वृद्धि की गई है। इसके अलावा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स टू बी इंक्रीज टू 15% ऑन डेटर्स, 15% पर जो डेटर्स है वहाँ पे बैड डेब्ट्स का प्रावधान करना है। और मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड बाय, मशीनरी पर 20% का हाथ लगाना है।
और इसके अलावा गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूटेड ₹72,000, यानी गुडविल का मूल्यांकन 72,000 रुपये किया गया है। एंड द रिटर्निंग पार्टनर्स शेयर इज एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट्स ऑन रिमेनिंग पार्टनर्स। और लास्ट वाला है द कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म बी फिक्स्ड ₹1,20,000 रुपये का नई पूंजी बताई गई है। इसमें क्या बता रखा है, प्रिपेयर रेवोल्यूशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट ऑफ देयर पार्टनर्स एंड द बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बी, यानी जो सेकंड पार्टनर है। अब यहाँ पहले रेवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, तो रेवोल्यूशन अकाउंट के बारे में बिल्कुल इजी है। एंड जो प्रॉफिट होता है वृद्धि होती है, तो बिल्डिंग में 20,000 की वृद्धि हुई है तो 20,000 रुपये यहाँ आ चुका है। इसके अलावा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,000 रुपये और बनाए गए हैं। इसके अलावा मशीनरी पर 10,000 का लॉसेज हुआ है। तो कैपिटल अब इनका करेंगे इनको, तो मतलब ये 20,000 रुपये की तो ये वृद्धि हो गई, माइनस कर देंगे 10 और 2 12, कितने 12,000 का माइनस कर देंगे, रिमेनिंग कितना है 8,000 रुपये का हमें प्रॉफिट हो गया। कितना हो गया 8,000 का प्रॉफिट हो गया। तो 8,000 का प्रॉफिट है, जो ओल्ड पार्टनर है उनको ओल्ड रेशो में डिवाइडेड कर देंगे, मोहित नीरज और सोहन को। रेशियो कितना है इनका 4 यानी 2:1:1 में, ठीक है 2:1 में इनको डिवाइडेड कर देंगे, 4,000 2,000 2,000 आ गया। इस प्रकार से आपको रेवोल्यूशन अकाउंट तैयार हो चुका है। अब यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे तो इनकी जो ओल्ड पूंजी है, ओल्ड पूंजी यहाँ पे आ जाएगी, जो भी ओल्ड पूंजी दे रखी है 50 40 10, फिर जनरल रिजर्व का डिवाइडेशन कर देंगे 10 5 5 में 2 2 1 में, और इसके अलावा प्रॉफिट हुआ है 4 2 का 2 कर देंगे, ठीक है। और जो मोहित के इसमें जो गुडविल है, अब इसमें गुडविल का मूल्यांकन कितने पे 72,000 रुपये हुआ है, और इनका तो ओल्ड रेशियो कितना 2 2 1 1 है कितना, ठीक है। यानी तो मोहित है 1/4 आ गया, तो 1/4 का यहाँ पे हो गया 18,000, कितना हो गया 18,000 हो गया। अब जो गेनिंग रेशियो में ये डिवाइडेड करेंगे, यानी जो रेवेन्यू पार्टनर है मोहित और सोहन है, तो इनका जो गेनिंग रेशियो आएगा 2:1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा, तो 12,000 और 6,000 रुपये ये इनको दे देंगे। टोटल ये राशि आ गई, उस तरीके से बैलेंस वीडी आ जाएगा। इस प्रकार से ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे तैयार कर लिया गया है। अब इनके बैलेंस शीट तैयार करेंगे, तो बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो बिल्डिंग 1,20,000 की हो चुकी है, मशीनरी 4,040 के, स्टॉक कितने का, डेटर्स 20,000 के थे, इसमें से पहले 1,000 का प्रोविजन था, फिर 2,000 का और कर दिया, टोटल प्रोविजन 3,000 का हो चुका है, 17,000 रह गए हैं, तो 1,95,000 की असेट्स हो गई। और कैपिटल के बारे में बात करें यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में, तो कैपिटल 80 की हो गई, सोन की 40 की हो गई, तो दोनों की 1,20 की हो गई। क्रेडिटर्स हैं 21,000 के हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट 54,000 रुपये का दर्शाया गया है। अब यहाँ वर्किंग नोट्स किस प्रकार से इस प्रश्न का सोल्यूशन किया गया है वो बता रखा है। यानी बैंक अकाउंट बनाया गया है, तो मोहित कैपिटल, सोन कैपिटल, नीरज कैपिटल यहाँ 2,000 1,000 65,000 दिखाया गया है। तो बैलेंस बीडी 14,000 54,000 है, और तो बैलेंस बीडी करने के बाद में 54,000 का यहाँ ओवरड्राफ्ट आ चुका है। तो इट इज एज्यूम्ड दैट बैंक ओवरड्राफ्ट इज टेकन ये पे टू रिटायरिंग पार्टनर्स, यानी एक तरह से लोन लिया गया है, ओडी का ये दिखाया गया है यहाँ पे। केस टू बी ब्रॉट इन और विड्रॉन बाय मोहित एंड सोन। अब यहाँ पे केस का विड्रॉल कर लेंगे, यानी न्यू कैपिटल्स निकाली गई है, जिनका जो रेशियो है 2:1 है, ऊपर मैं बता चुका हूँ आपको। और एडजस्ट करने के बाद में ये पहले 80 थी, 1 की 40 थी, फिर 82 आ गई, 41 आ गए, तो एक की 2,000 और 1,000 का यहाँ पे डिफरेंस है, तो इनको पेड करना होगा, ठीक है। तो ये आप पूंजी का समायोजन के बारे में कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। अब आता है महत्वपूर्ण, यानी सेवानिवृत्ति वाला डिटेल से देख चुके हैं। अब बात करेंगे साझेदार की मृत्यु पर किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है। पहले सेवानिवृत्ति देख रहे थे, अब देखते हैं यहाँ पे अगर किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो उस संबंध में उसको पेमेंट किस प्रकार से किया जाएगा, कौन सा अकाउंट ओपन किया जाएगा, किस प्रकार से जनरल एंट्री होगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो साझेदार की मृत्यु एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, इसमें सभी व्यवहार साझेदारों की सेवानिवृत्ति के अनुसार ही किया जाएगा। एंड जो भी ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, जिस प्रकार से अभी जस्ट पहले बात की थी, यानी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर जो भी जनरल एंट्री की जाती है वो सेम एप्लीकेबल यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है सेवानिवृत्ति सामान्यतः वर्ष के अंत में होती है, जैसा कि आप सबको पता है कि सेवानिवृत्ति सामान्यतः वर्ष के अंत में होती है, या कोई पार्टनर अगर मिडिल वर्ष में अगर सेवानिवृत्त होना चाहता है तो हो सकता है। लेकिन जो मृत्यु है, मृत्यु अनिश्चित है, किसी की मृत्यु कभी भी हो सकती है, इसकी कोई छोटी नहीं होती है कि रिटायरमेंट कब होगा, लेकिन मृत्यु कभी भी हो सकती है। इस कारण से साझेदार कभी भी व्यापार से हट सकता है। तो मृत्यु की स्थिति में उसके दावे या के लाभ या हानि का भाग, उसके लाभ पूंजी पर ब्याज, आरण्य पर ब्याज आदि अंतिम चिट्ठी की तिथि से उसकी मृत्यु तक समायोजित किए जाएंगे। एंड जो भी उसके दावे हैं, जैसे कोई उसका प्रॉफिट बाकी है, उसके अलावा गुडविल का हिस्सा है, इसके अलावा जनरल रिजर्व है, पीएफ है और व्यापार के लाभ है, तो वो उसका हकदारी है। और इसके अलावा जो भी लॉसेज होते हैं, कोई भी लाइबिलिटीज है, तो वो उसकी लाइबिलिटी है उसको देना होगा, यानी उसकी उत्तराधिकारी देना होगा। एंट्री किस प्रकार से होगी,
तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ सस्पेंस अकाउंट ओपन किया गया है। अगर इन व्यापार के मध्य में अगर कोई सेवानिवृत्त होता है या जिसकी मृत्यु हो जाती है पार्टनर की, तो उस संबंध में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है। तो एंट्री होगी प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। अब इसको इंग्लिश में देखें तो ऑल ट्रांजेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स। रिटायरमेंट जनरली occurs at the end of the year, but death can occur at any time. In the event of death, his claim for profits and losses, interest on capital, interest on drawings, etc. will be adjusted from the date of the last balance sheet until his death. यानी नोट के आधार का मृत साझेदार के मध्य अवधि के लिए लाभ के भाग के लिए लेखा पुस्तकों में निम्न प्रश्न होगी। अगर कोई साझेदार है डेथ वाला, तो मध्य अवधि के लिए लाभ के भाग के लिए किस प्रकार से लेखा प्रश्न की जाएगी। लाभ हानि है तो देखते हैं। एंट्री हो जाएगी यहाँ पे फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंड अकाउंट डेबिट टू डिकीज्ड, यहाँ पे नाम आ जाएगा डिकीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी जो भी जिस पार्टनर्स की मृत्यु हो रही है उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा टू डिकीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो हो गई लाभ हानि हेतु। अब देखते हैं मध्य अवधि के भाग हेतु। तो P&L सस्पेंड अकाउंट को लाभकारी साझेदारों की पूंजी खातों में उनके अधिलाभ यानी गेनिंग रेशियो में ट्रांसफर करके इसको बंद कर दिया जाता है। यानी जो लाभकारी साझेदार है यानी जो रिमेनिंग पार्टनर है जिनमें से जो भी फायदा ले रहा है, तो जो भी राशि है P&L सस्पेंड अकाउंट की, तो लाभकारी साझेदारों के कैपिटल अकाउंट में उनके लाभ के अनुपात में इसको ट्रांसफर करके इस अकाउंट को P&L सस्पेंड अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। जैसा कि सेवानिवृत्ति पर किया जाता है, सेम इसमें इसके ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। नेक्स्ट एंट्री है। अब एंट्री क्या हो जाएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या जो भी गेन फायदे के अनुपात में उन पार्टनर्स के यहाँ पे नाम आ जाएगा, और इसके अलावा टू P&L सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा यानी गेनिंग रेशियो में। और इसके अलावा वैकल्पिक रूप से एक निम्न एंट्री भी हो सकती है। कौन सी हो सकती है, यानी P&L वहाँ पहले डेबिट हो रहा था फिर बाद में क्रेडिट हो रहा है दूसरी एंट्री में, तो ये डेबिट क्रेडिट से दोनों का योग समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। डायरेक्ट इस प्रकार से वैकल्पिक रूप से एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। उदाहरण के लिए बकुल, चंपक और दर्शन फर्म में साझेदार है। लाभ का विभाजन इनका जो अनुपात है, यानी ये अनुपात आपको हर प्रश्न में अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि जब प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे तो अनुपात बहुत ही मायने रखता है। 5:4:1 के रेशियो में है। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ कितने का होता है व्यापार में, 1 लाख रुपए का। तो 30 जून 2016 को चंपक की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है, यानी जो वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से होता है। अब 1 अप्रैल 2017 से वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो चुका है। अब 30 जून को जो पार्टनर है चंपक, उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी व्यापार में कब तक रहा है, सिर्फ 3 माह। कब तक रहा है, 3 माह तक इसी वित्तीय वर्ष में रहा है। यानी 30 जून 2016 को चंपक की मृत्यु हो जाती है। यानी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 16 से स्टार्ट हो रहा है, तो 30 जून 16 को मृत्यु हो जाती है। अब 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष में जो लाभ हुआ 1 लाख का है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपन को कार्य करना है। तो बकुल और दर्शन ने फर्म के लाभों को बराबर बांटने का निर्णय लिया है। यानी जिन फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा वो इक्वल रखेंगे। 1 अप्रैल से 30 जून 2016 तक की अवधि के लिए चंपक के लाभ में भाग की गणना निम्न प्रकार से होगी। किस प्रकार से होगी, तो 31 मार्च 16 को समाप्त वर्ष के लिए कुल लाभ कितना, 1 लाख रुपए का है। चंपक का भाग कितना है, तो पिछले वर्ष का लाभ कितना है, 1 लाख रुपए का है। अनुपातिक अवधि देखेंगे तो 1 लाख इंटू 3 महीने के लिए ये आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा जो इसका रेशो है यानी 5:4:1 है, तो 4/10 कर देंगे सेकंड वाले का। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 10,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यानी इसका 3 महीने का जो पैसा है वो प्रॉफिट का, वो 10,000 रुपये आ जाएगा। अब इसमें जनरल एंट्री करेंगे। तो इसमें एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू चंपक्स कैपिटल अकाउंट। क्या जाएगा, चंपक्स यानी जो भी डिकेज्ड पार्टनर्स है उसका नाम आ जाएगा चंपक्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। कितने से आ जाएगा, 10,000 रुपये से। चंपक के भाग के लाभ का उसके पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दिया है। अब इसको नेक्स्ट दूसरे रूप से देखें, दूसरी विधि से देखते हैं। यानी विकल्प के तौर पे यदि चंपक के भाग के लाभ की गणना अंतिम 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर करें, अंतिम 3 वर्षों के औसत के लाभ के आधार पर करते हैं, यदि व्यापार में 3 वर्षों का औसत लाभ दे रखा है, तो उसमें किस प्रकार से की जाएगी, जो कि 1,36,000 रुपया है। यानी और 13-14 के लिए 1,54 है, और 14-15 के लिए यहाँ पे 1 लाख रुपया दे रखा है। सॉरी, 1,36,000 13-14 का है, 1,54,000 14-15 का है, और 1 लाख रुपया 15-16 के लिए है। चंपक के भाग के लाभ की गणना औसत लाभ के आधार पर अंतिम वर्ष की अवधि 1 अप्रैल 16 से 30 जून 2016 के लिए निम्न होगी। अब किस प्रकार से होगी वो देखते हैं।
औसत लाभ देखते हैं तो इनका टोटल निकलेंगे 136, 154, 1 लाख, इसको डिवाइडेड कर देंगे 390 आ जाएंगे, 1,30,000 रुपया इनका औसत लाभ आ गया। अब चंपक का लाभ देखेंगे तो 1,30,000 रुपये को 3/12 से प्लस इसका जो रेशियो है 4/10 है, 13,000 रुपया आ गया। कितना आ गया? औसत लाभ के अकॉर्डिंग इसका 13,000 रुपये इस विधि से इसका लाभों में हिस्सा बन जाएगा 3 महीने का। रोजाना पुष्टि करेंगे तो सेम एंट्री हो जाएगी। पेंडल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एंड डिकेज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी चंपक यहाँ पे मृत्यु हो रही है तो चंपक कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 13,000 से। नेक्स्ट देखते हैं, यदि समझौते के अकॉर्डिंग मर्द साझेदार के भाग के लाभ की गणना विक्रय के आधार पर की जानी है। अगर पहले में वाले में लाभ दे रखा था डायरेक्ट, फिर औसत लाभ से गणना की है, और अगर सेल्स से बेसिस पर अगर इसकी गणना करनी है तो किस प्रकार से की जाएगी। तो यदि समझौते के अनुसार मर्द साझेदार के भाग के लाभ की गणना विक्रय के आधार पर की जानी है तथा यह दिया गया है कि 15-16 के वर्ष के दौरान विक्रय 80,000 रुपया है और 1 अप्रैल 2016 से 30 जून 16 में विक्रय 1.5 लाख रुपए का हुआ था। 1 अप्रैल 16 से 30 जून की अवधि में चंपक के भाग के लिए लाभ की गणना निम्न प्रकार से होगी। किस प्रकार से होगी देखते हैं। यदि विक्रय यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 80,000 रुपया है, यदि बिक्री यहाँ पे 8 लाख रुपया है तो लाभ हो जाएगा आपका 1 लाख रुपया मान रहे हैं। यदि बिक्री 1 रुपया हो तो लाभ हो जाएगा 1 लाख अपॉन 8 लाख कर देंगे, ये रेशियो आ जाएगा आपका 1/8। यदि बिक्री 1.5 लाख रुपया हो तो लाभ की राशि हो जाएगी 1 लाख अपॉन 8 लाख मल्टीप्लाई 1.5 लाख से कर देंगे, तो चंपक के जो भाग आ जाएगा वो आ जाएगा 8 लाख सॉरी 18,750। कितना आ जाएगा? 18,750, यानी जो उसका रेशियो 4/10 के अकॉर्डिंग 3/12 के अकॉर्डिंग आ जाएगा। और जो सॉरी ये टोटल आएगा, फिर इसका जो प्रॉफिट होगा वो 7500 रुपये हो जाएगा। और इसमें जो रोजाना मतलब पॉजिटिव हो जाएगी सेम हो जाएगी। पेंडल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिकेज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, डिकेज पार्टनर्स कैपिटल है, यहाँ पे चंपक है तो 7500 रुपया उसका जो हिस्सा बना वो आ जाएगा। अब मर्द साझेदार की मध्य अवधि के लिए लाभ के भाग के लिए लेखा पुस्तकों में निम्न रोजाना मतलब प्रविष्टियां जनरल एंट्री करेंगे। यानी मध्य भाग के लिए जो मर्द साझेदार है कि लाभ के भाग के लिए लेखा पुस्तकों में किस प्रकार से एंट्री की जाएगी वो देखते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल की समझते हैं इसको। अनिल, भानु एंड चंदू वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2। ये रेशियो कितना है? 5:3:2 है। ऑन March 31, 2017 देयर बैलेंस शीट वाज अंडर बिल्डिंग 20,000, मशीनरी 30,000, स्टॉक 10,000, पेटेंट 11,000, डेटर्स 8,000 और कैश 8,000, टोटल 87,000 रुपये के सेट्स हो गए। कितने के हो गए? 87,000 के हो गए। इस तरीके से अब लेनदार है क्रेडिटर्स 11 के, रिजर्व फंड यहाँ पे 6,000 का है, और जब तीनों पार्टनर्स उनकी 30, 25, 15,000 की पूंजी दे के टोटल पूंजी 17,000 की है। टोटल आपके लाइबिलिटी साइड का 6,000 हो गया। अब इसमें आगे और करना है समायोजन। अनिल डाइड ऑन October 1, 2017, यानी ये व्यापार में 6 महीने तक रहा है, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 6 महीने तक ये व्यापार में रहा है। 1 अक्टूबर 2017 को इसकी मृत्यु हो चुकी है। इट वाज एग्रीड बिटवीन हिज एग्जीक्यूटर्स एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डेट। अब इसमें कौन कौन सी चीजें दे रखी है? एक चीज तो इसमें बता रखा है कि गुडविल टू बी वैल्यूटेड, यानी ख्याति का मूल्यांकन 2.5 वर्षों के क्रय के आधार पे करना है, क्रय के आधार पे करना है। 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर्स विच वर, यानी जो 4 वर्ष से दे रखी है उनका प्रॉफिट दे रखा 13,000, 12,000, 20,000 और यहाँ पे 15,000 रुपया। नेक्स्ट है पार्टनर्स भी सॉरी पेटेंट्स भी वैल्यूड ₹8,000, मशीनरी का वैल्यूएशन 28,000 किया गया, बिल्डिंग का 25,000 किया गया है, और प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 2017-18 बी टेकन एज हैविंग अक्रूड एट द सेम रेट दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम और हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू अनिल बी पेड इमीडिएटली, यानी इनमें से जो पैसा दिया उसको दिया जाएगा वो उसमें से आधा पैसा तुरंत उसको भुगतान कर दिया जाएगा। इसमें बता रहा है प्रिपेयर अनिल्स कैपिटल अकाउंट एंड अनिल्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, क्या करना है? एंड एग्जीक्यूटर अकाउंट तैयार करना है ऑन October 1, 2017। अभी पहले तो यानी बुक्स ऑफ अनिल का कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे तो बैलेंस बड़ी यहाँ पे 30,000 आ गया, रिजर्व फंड यहाँ पे 30,000 के आगे, भानु की कैपिटल 11, इसकी 7500 की 3750 और ये इंटरेस्ट कैपिटल 1500 आ गया। तो यहाँ पे जो राशि निकाली गई है वो वैल्यूएशन करने के बाद में निकाली गई है, यानी संपत्तियों दायित्वों का मूल्यांकन करने के बाद में जो भी आई है वो आ गई। तो इसको भुगतान करना है, कितने का? 57,000 रुपये भुगतान करना है।
अब 57,000 का आधा पेमेंट करेंगे सबसे पहले। तो अनिल्स कैपिटल 57,000 है टोटल, जिसमें से आधा कर देंगे बैंक कर देंगे और बाकी रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह जाएगी 57,000 रुपया। तो इस प्रकार से ये हो गया है। अब रेवोल्यूशन अकाउंट जो राशि आई वो रेवोल्यूशन अकाउंट के हिसाब से आई है। किस प्रकार से आई है, बिल्डिंग में 5,000 की वृद्धि हुई थी, कितनी की हुई थी 5,000 की वृद्धि हुई थी, और इसके अलावा पेटेंट में 3,000 की कमी हुई थी, मशीनरी में 2,000 की कमी हुई थी। ठीक है। अब इसके अलावा जो गुडविल का किस प्रकार से सोल्यूशन किया गया है, तो गुडविल का यहाँ पे 13, 12, 20 और 15 थी, तो 4 से डिवाइडेड कर दिया तो 15,000 रुपया गुडविल आ चुकी थी। अब इसको 2.5 वर्षों क्रय के आधार पर इसका डिवाइडेड करना था, तो 37,500 रुपया गुडविल का वैल्यू आ गया था। अब जिसमें से अनिल का शेयर था, गुडविल का ओल्ड रेशियो था उसका 5/10, 5/10 को 37,500 से डिवाइडेड कर देंगे तो जो इसका हिस्सा आया था 18,750 रुपये गुडविल का हिस्सा आ गया था। अब जिसमें से नेक्स्ट है प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू डेट ऑफ डेथ। अब यहाँ पे 6 मंथ का ये व्यापार में रहा था, तो जो प्रॉफिट हुआ था 6 महीने का 15,000 रुपये, जिसमें से 6/12 कर देंगे 7,500 रुपये आ गया। और अनिल का शेयर और प्रॉफिट में 7,500 का 5/10 था, जिसमें 3750 आ गया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना की गई है, जो 30,000 रुपये था, 30,000 रुपये का 6% यानी 10% की दर से किया गया है, और 6 महीने के लिए किया गया था 1,500 रुपये यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आ चुका था। ठीक है। तो आपका ये चैप्टर है यानी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन में, जिसमें साझेदार की सेवानिवृत्ति और मृत्यु वाला चैप्टर 4 क्लासें इसकी लगाई गई है, लगभग आधे घंटे 40 मिनट 45 मिनट के लगभग प्रत्येक क्लासें हैं। तो मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया है। तो आपका ये यूनिट है साझेदार की सेवानिवृत्ति मृत्यु वाला कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अगर किसी भी फ्रेंड्स को कोई क्वेरीज हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और ये कोर्स आपका फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है। ठीक है। और अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका, एंड पार्टनरशिप वाला सिर्फ और आपका एक लास्ट चैप्टर और रिमेनिंग रहा है, यानी फर्म का समापन किस प्रकार से किया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।